नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक का, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को एंड कर देंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वह 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। कितना था? 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। अब ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक कौन था, दिल्ली के सिंहासन पर कैसे बैठा, आइए उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी, और जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो कहां हुई थी? थट्टा नामक स्थान पर हो गई थी। तो थट्टा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहां ध्यान देने की बात यह है कि यह फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या था? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और इसके पिता का नाम रजब था, और यह उस समय सिपह सलार के पद पर था। तो आप कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और सिपह सलार रजब का पुत्र था। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फिरोज शाह तुगलक था यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी माता एक राजपूत थी। अर्थात दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसको एक राजपूत माँ ने जन्म दिया था तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन थी इसकी माता? तो इसकी माता बीबी नैला, क्या नाम था? बीबी नैला। और बीबी नैला जो है यह राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी जो माता है बीबी नैला वह राजपूत सरदार रणमल की पुत्री है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं फिरोज शाह तुगलक के सिंहासन की बात को लेकर के। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई वैसे ही वह थट्टा में पहुंच करके और अपना राज्याभिषेक करा लिया। और जब राज्याभिषेक करा लिया तो राज्याभिषेक संपन्न होने के बाद इसने संगीत एवं गोष्ठी का आयोजन करवाया। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं इसके राजस्व व्यवस्था पर। क्या है? राजस्व व्यवस्था है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक की जो राजस्व व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें उसकी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही से मिलती है। किससे मिलती है? फतुहात ए फिरोज शाही से मिलती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक की एक आत्मकथा थी जिसका नाम फतुहात ए फिरोज शाही था। उससे यह जानकारी मिलती है कि जब फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा तो इसने 24 प्रकार के करों को माफ कर दिया, और जब 24 प्रकार के करों को माफ कर दिया तो इसने सिर्फ जजिया, खुम्स, खराज और जकात लगाया। ध्यान दीजिएगा, इतिहासकारों के अनुसार इसने एक नया कर लगाया था। क्या नाम था नए कर का? उसका नाम था हब्स ए सर्व, अर्थात यह एक सिंचाई कर था। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंचाई कर कौन लगवाया था? तो सिंचाई कर लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्या नाम था? हक ए सर्व या हब्स ए सर्व। यह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। तो हमने आपको बताया था कि इसने सिंचाई कर लगाया था। क्या नाम था? हब्स ए सर्व या हक ए सर्व, जो उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अलावा जो है इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, नहरों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो यहां पर मैं आपको फोकस कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आए कि नहरों का उल्लेख करने वाला सबसे पहला अभिलेख कौन था, तो आप कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। अगर पूछे कि सबसे पहली बार नहर खुदवाने का साक्ष्य कहां मिलता है, तो आप कहेंगे कलिंग में। कलिंग में जो नहर खुदवाई गई थी उसे किसने खुदवाया था?
तो आप कहेंगे नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद ने। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर पूछे कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है ये 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। अब हम लोग आते हैं विद्वानों पर कि भाई कौन कौन इसके दरबार में विद्वान थे और क्या सिस्टम था इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसके दरबार में मुख्य रूप से 2 ही विद्वान थे। एक था जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा शम्स ए सिराज अफीफ। इन दोनों विद्वानों को फिरोज शाह तुगलक ने संरक्षण प्रदान किया था। और जो जियाउद्दीन बर्नी था, यह जियाउद्दीन बर्नी जो है फातिमा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही, इन दोनों पुस्तकों की रचना किया था। एक पुस्तक का नाम इससे जुड़ा हुआ है, वह कभी कभी पूछ देता है कि दलयात ए फिरोज शाही किसकी रचना है। तो लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई इसके दरबार में जो रहा होगा वही लिखा होगा फिरोज शाह के बारे में। तो ऐसा नहीं है। तो दलयात ए फिरोज शाही जो है यह अपाउद्दीन द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अपाउद्दीन के द्वारा लिखी गई है। तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया विद्वानों के बारे में। कभी पूछे कि फिरोज शाह के समय में कौन कौन विद्वान थे, तो आप कहेंगे जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ को इसने संरक्षण दिया था। 2 लोगों को, जियाउद्दीन बर्नी को और शम्स ए सिराज अफीफ को। और जो जियाउद्दीन बर्नी था वह फातिमा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही की रचना किया था। ठीक है। और इसके समय में लिखी गई पुस्तक दलयात ए फिरोज शाही अपाउद्दीन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये रहा विद्वानों पर फोकस। अब हम लोग आते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर आप फोकस कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि 1360 ईस्वी में इसने क्या किया था उस पर ध्यान देंगे। 1360 ईस्वी में जाजनगर पर इसने आक्रमण किया और वहां के शासक थे भानु प्रताप को इसने परास्त किया। और परास्त करने के बाद पूरी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करा दिया। इसने क्या किया? इसने 1360 में जाजनगर पर आक्रमण करके वहां के शासक भानु प्रताप को परास्त करके पूरी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करा दिया इसने। दूसरी खास बात कि 1360 में ही इसने और क्या किया था उस पर फोकस रखेंगे कि 1360 में जब इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था तो उस समय ज्वालामुखी मंदिर में संस्कृत की जो 3 पुस्तकें सुरक्षित रखी गई थी, उस पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया था। क्या करवाया था? फारसी में अनुवाद करवाया था। अब आप सोचेंगे कि फारसी में अनुवाद क्यों करवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी हमारी किताबें जो थी उस समय वो संस्कृत में थी और मुसलमान जो है वो संस्कृत को पढ़ नहीं सकते थे और हिंदू जो है फारसी को जान नहीं सकते थे। इसलिए जो हम लोगों की महत्वपूर्ण किताबें थी उसको फारसी में इसलिए अनुवाद करवाया कि ताकि मुसलमान लोग इसे पढ़कर समझें और हिंदू और मुसलमान में भाईचारे का सिस्टम बने, लोग एक दूसरे को जाने और समझें। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं इसकी महत्वपूर्ण, ठीक है, पॉइंट को लेकर के। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने मुस्लिम अनाथ लड़कियों एवं विधवा महिलाओं की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक एक दान विभाग खोला था। क्या किया था? इसने मुस्लिम अनाथ लड़कियों एवं विधवा महिलाओं की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक एक दान विभाग खोला था। दूसरी चीज, इसने अपने 1,80,000 गुलामों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग खोला था। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा गुलाम किस सुल्तान के पास थे? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के पास थे। कितने थे? 1,80,000 गुलामों की देखभाल के लिए दास विभाग की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तीसरी चीज ध्यान देंगे आप, इसके बाद जो है इसने क्या किया था? इसने दारुल सफा नाम से
राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया था। क्या किया था? दारुल सफा नाम से राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया था, जिसमें गरीबों को मुफ्त में इलाज होता था या गरीबों का फ्री में इलाज होता था। अब ध्यान दीजिएगा, इसने लोक निर्माण विभाग स्थापित किया था। लोक निर्माण विभाग आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी, ठीक है? तो लोक निर्माण विभाग को स्थापित किया था। बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए इसने रोजगार कार्यालय या रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाई थी, ठीक है? इसने अनुवाद विभाग स्थापित किया था। अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट क्यों स्थापित किया था? मैंने अभी आपको बताया कि जो संस्कृत किताबें हैं वो फारसी में कन्वर्ट हो, जो फारसी किताबें हैं वो कुछ महत्वपूर्ण किताबें संस्कृत में कन्वर्ट हो, तो ऐसे में लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे और भाईचारे का सिस्टम व्याप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसने और क्या किया? इसने दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बाग लगवाए, और जब 1200 फलों के बाग लगवाए तो इससे फल क्या हो गए? सस्ते हो गए, और जब फल सस्ते हो गए तो निश्चित रूप से जो है जनता को इसका लाभ मिला। फल अगर हमारे पास मार्केट में ज्यादा रहेंगे तो उसकी कीमत कम रहेगी, तो फायदा किसका होगा? जनता का फायदा होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसकी स्थापत्य कला पर। तो ध्यान रखिएगा, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। क्या कहा मैंने? स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहपुर, फतेहाबाद, यह सब फेमस था। इसमें 2 नगर आप याद रखेंगे कि जो जौनपुर शहर बसाया था, यह अपने भाई जौना खां की याद में इसका निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक करवाया था। किसकी याद में करवाया था? जौना खां की याद में करवाया था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी याद में करवाया था। ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या इसमें याद रखेंगे? दूसरी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि यह जो फिरोज शाह तुगलक था, इसे सबसे प्रिय नगर कौन सा था? तो यमुना नदी के तट पर बसाया गया नगर फिरोजाबाद सुल्तान को सबसे अधिक प्रिय था। ये हो गया आपका, ठीक है, इसकी स्थापत्य कला। अब इसकी स्थापत्य कला में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसे हमें फोकस करना है, मेन, ठीक है? जैसे कोटला फिरोज शाह। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोटला फिरोज शाह है, ये इतिहासकारों ने लिखा है कि सुल्तान ने 5वीं बार दिल्ली बसाई थी। सुल्तान ने 5वीं बार दिल्ली बसाई थी। ध्यान दीजिएगा, कोटला फिरोज शाह पर क्या ध्यान देंगे आप कि सुल्तान ने 5वीं बार दिल्ली बसाई थी। दूसरी चीज कि जो सुल्तान फिरोज शाह है, यह जो है इसमें एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इसी दुर्ग में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी जामा मस्जिद के सामने जो है क्या था? अशोक का टोपरा गांव से लाया गया स्तंभ गड़ा था, ठीक है? दूसरी चीज ध्यान देंगे कि वहीं पर इसी दुर्ग के जो है में कुश्क ए शिकार एक भवन था। क्या था? कुश्क ए शिकार एक भवन था, और इस भवन के सामने अशोक का दूसरा स्तंभ लेख जो कि मेरठ से लाया गया था वह गड़ा था। तो इस बात पर आप यहां ध्यान देंगे, ठीक है? अब ध्यान देंगे, अगला है फिरोज शाह का मकबरा। क्या है? फिरोज शाह का मकबरा। ये भाई जो फिरोज शाह का मकबरा है, यह जो है वर्गाकार इमारत है। क्या है? वर्गाकार इमारत है। जो इसका प्रधान दरवाजा है वो दक्षिण की तरफ है। तीसरी खास बात कि यह जो मकबरा है, इसका जो गुंबद है वह अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित है। अब हम आते हैं खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। किस पर आते हैं? खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। ध्यान दीजिएगा, खाने जहां तेलंगानी कौन था? तो खाने जहां तेलंगानी जो था, यह फिरोज शाह का प्रधानमंत्री था। इसके मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? तो इसके मकबरे का निर्माण खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। यह कौन था? यह खाने जहां तेलंगानी का पुत्र था। तो ध्यान दीजिएगा, खाने जहां जूना शाह ने फिरोज शाह के प्रधानमंत्री
खाने जहां तेलंगानी और अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवाया था। अर्थात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण कौन करवाया था, तो आप कहेंगे उसके पुत्र खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। खास बात क्या है कि यह जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, यह जो है यरूशलेम में जो एक मस्जिद स्थित है जिसका नाम है उमर की मस्जिद। ध्यान दीजिएगा, जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, यरूशलेम में जो उमर की मस्जिद है, उसकी तुलना इससे की जाती है। खाने जहां तेलंगानी कौन था? खाने जहां तेलंगानी जो है वह फिरोज शाह का प्रधानमंत्री था। इस बात पर ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो है यह फिरोज शाह के प्रधानमंत्री थे। इनके मकबरे का निर्माण इनका पुत्र जूना शाह खाने जहां ने निर्माण करवाया था और इस मकबरे की तुलना यरूशलेम में स्थित उमर की मस्जिद से की जाती है। अब दूसरा हम लोग आते हैं खिड़की मस्जिद। किस पर आते हैं? खिड़की मस्जिद। तो उस पर ध्यान रखिएगा, जो खिड़की मस्जिद है इसका भी निर्माण जो है खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। ठीक है, खास बात क्या है कि ये जो मस्जिद है यह आकार में दुर्ग के समान दिखती है। दूसरी खास बात कि इस मस्जिद की तुलना जो है, इस मस्जिद की तुलना जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया सुल्तानगढ़ी में नसरुद्दीन का मकबरा है उससे की जाती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तानगढ़ी के मकबरे की तुलना किस मस्जिद से की जाती है, तो आप कहेंगे खिड़की मस्जिद। ऑप्शन क्या देगा? खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, जामा मस्जिद, तो आप कहेंगे खिड़की मस्जिद। ध्यान दीजिएगा, खिड़की मस्जिद की खास बात कि यह मस्जिद आकार में दुर्ग के समान दिखती है। दूसरी चीज कि इसकी तुलना जो है इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी से की जाती है। कहाँ स्थित है? तो यह जहांपनाह नगर में स्थित है। पीछे मैंने बताया था आपको कि जहांपनाह नगर कौन बनाया था, तो जहांपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, अब हम आते हैं काली मस्जिद। भाई काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो काली मस्जिद का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। क्यों फेमस है भाई ये? तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि 2 मंजिला मस्जिद है। क्या है? यह मंजिल जो है 2 मंजिला है मस्जिद, इसलिए यह फेमस है। अब हम आते हैं बेगमपुरी मस्जिद पर। कौन मस्जिद? बेगमपुरी मस्जिद। तो जो बेगमपुरी मस्जिद है ये जहांपनाह में स्थित है। यह अपने मेहराबों और गुंबदों के कारण प्रभावशाली दिखती है, इसलिए जो है इसका भी जिक्र किया जाता है। कौन बनवाया है? तो आप कह देंगे खाने जहां जूना शाह ने बनवाया है। ठीक है, अब है कला मस्जिद। कला का मतलब कला, ठीक है, कलाम मस्जिद, इसको कलाम भी कहते हैं, अर्थात ऊपर जो है बिंदी आपको दिख रही होगी, ये है कलाम मस्जिद। तो कलाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है? तो यह शाहजहानाबाद में स्थित है। इसका भी निर्माण खाने जहां जूना शाह ने फिरोज शाह तुगलक के समय में करवाया था। तो ये रहा फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य कला। अब यहां एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ उसके उत्तराधिकारी हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके कुछ उत्तराधिकारी हैं, उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो तुगलक शाह हुआ। कौन हुआ? तुगलक शाह हुआ। इसे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जानते हैं और यह 1388 से 1389 तक शासन किया। यह भोग विलासी टाइप का इंसान था, इसलिए एक वर्ष बाद इसकी हत्या कर दी गई और इसका टाइम पीरियड एंड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया अबू बक्र। और अबू बक्र ने शासन कब तक किया? 1389 से 1390 तक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद आया आपका नसरुद्दीन मोहम्मद और यह नसरुद्दीन मोहम्मद जो है 1390 से लेकर के 1394 तक शासन किया। और इसके जो है 2 पुत्र थे, एक नसरुद्दीन महमूद और दूसरा अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसे हम हुमायूं के नाम से भी जानते हैं। 94 में जब अपनी सत्ता से बेदखल हुआ तो उसके बाद इसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठ गया और जब गद्दी पर बैठ गया तो ध्यान रखिएगा, इसके गद्दी पर बैठने के बाद ये जो है लगभग
6 सप्ताह तक जिंदा रहा और उसके बाद ये मर गया। और जब मर गया तो उसके छोटे भाई नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। और जब बैठाया गया तो ये सबसे अंतिम शासक है जो 1394 से लेकर के 1414 तक माना जाता है। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1398 में घटी थी। तो ध्यान दीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और सुल्तान जो है उससे संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसे अपना राज छोड़कर भागना पड़ा था। तो उस तैमूर लंग ने 15 दिन तक उसका इंतजार किया था, लेकिन वापस न आने पर अपने जीते हुए प्रदेशों को खिज्र खान नामक एक व्यक्ति को सौंपकर वह वापस चला गया था। और उसके बाद यह इंतजार किया, जब ये महोदय वापस नहीं आए तो उसके बाद उसने क्या किया, वह जो है एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको तुगलक शाह बताया था, उस तुगलक शाह का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय था। इसकी खास बात क्या है कि इसके समय में कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बना था। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बना था जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के समय से स्टार्ट हुआ था और नसरुद्दीन महमूद के समय में जाकर के एंड हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है कि मुबारक शाह सैयद का मकबरा किसने बनवाया था? तो मुबारक शाह सैयद का मकबरा जो है अलाउद्दीन मसूद शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो है तुगलक वंश का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि कहीं से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका उत्तर देंगे।